बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद वसीम साकिब, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हमने एमडी कैट का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करना है, तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है वो आपके सामने बोर्ड पे नज़र आ रही हैं। इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 3D सीरीज़ हमारे कोर्स में है, हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इनकी एज ए कैटलिस्ट जो यूजेज है वो, कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन, कलर ऑफ ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस और ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आइन विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6। तो बेटा सबसे पहले जो हमने बात स्टार्ट करनी है वो इसका इंट्रोडक्शन है। बेटा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो हमारे कोर्स में दिए गए हैं वो स्कैंडियम से स्टार्ट होके जिंक तक हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये बेटा वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनको हम 3D सीरीज कहते हैं। जो यूट्रियम से शुरू होके कैडमियम पे एंड होते हैं ये 4D सीरीज कहलाते हैं। जो लेंथनम से स्टार्ट होके मरकरी तक हैं, हाइड्रागारम तक हैं, ये 5D सीरीज कहलाते हैं। हमारे कोर्स में सिर्फ 3D सीरीज है, यानी स्कैंडियम वाली जो है वो हमने जिंक तक सीरीज याद करनी है। इनका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 है। इनमें सबसे पहले तो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन आती है कि जी हम इनको डिफाइन कैसे करते हैं। तो दोज एलिमेंट्स जिनमें d ऑर्बिटल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन हो, या जब वो अपनी आयनिक फॉर्म में हो तो वो किसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल रखता हो। ये दो डेफिनेशन इसकी पॉसिबल डेफिनेशंस हैं जो कोर्स में प्रोवाइड की गई हैं। तो उस हवाले से जो सेकंड B है जिसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी आता है, और जो स्कैंडियम, यूट्रियम और लेंथनम जो कि 3B में आते हैं, ये दोनों नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। क्यों इनको नॉन टिपिकल कहा जाता है? जो सेकंड B वाले हैं ये ज्यादातर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये अपने लास्ट शेल 4s, लास्ट शेल में 4s मौजूद है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इनके d ऑर्बिटल्स जो हैं वो फुली फिल्ड होते हैं। 3D फुली फिल्ड है, जिस वजह से ये अपनी आयनिक स्टेट में या न्यूट्रल स्टेट में d जो है ना वो पार्शियली फिल्ड नहीं रखते। d ऑर्बिटल इज नॉट इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। इसी तरह जो स्कैंडियम, यूट्रियम वगैरह हैं ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे होते हैं। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये अपने जो d के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूज कर देते हैं, और d के इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इनमें जो d ऑर्बिटल है वो उसमें ना वो पार्शियली फिल्ड होता है ना उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, d 0 हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये उसकी जो टिपिकल डेफिनेशन है ट्रांजिशन एलिमेंट की फॉलो नहीं करता। इस वजह से इनको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। तो जो बाकी एलिमेंट बचते हैं, टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल वगैरह, ये सारे टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। उसके बाद बेटा इनकी जनरल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं ज्यादातर मेटल्स हैं, हार्ड मेटल्स होते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, इट मींस दे आर हार्ड मेटल्स। ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स। ज्यादातर ये एलॉयज बनाते हैं, आपस में मिलके दूसरी मेटल्स के साथ मिलके एलॉयज बनाते हैं, स्टेबल एलॉयज होती हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरी करती है +1 से लेके +7 तक, इवन ऑस्मियम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहा होता है। इनके आइंस या इनके कंपाउंड जो हैं वो ज्यादातर कलर्ड फॉर्म में होते हैं और ये कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। ये बड़ा इनकी जनरल प्रॉपर्टीज थी जो हमने डिस्कस की। अब इससे रिलेटेड चंद एक बातें जो है वो अगर मैं ट्रांजिशन एलिमेंट में जो है ना वो कंपैरिजन करूं तो बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो 2 तरह के ब्लॉक्स में आते हैं पीरियोडिक टेबल में। एक D ब्लॉक है और एक F ब्लॉक है। D ब्लॉक S और P के दरमियान आता है और
इनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इनमें स्कैंडियम से लेके जो है ना वो जो हमने पढ़ना है स्कैंडियम से लेके जिंक तक जो है ना वो एलिमेंट्स आते हैं। जो 3D सीरीज है मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे शो भी हो रहा है। जो 4D सीरीज है वो यूट्रियम से कैडमियम तक है और जो 5D सीरीज है वो लैंथेनम से मरकरी तक है। उसके आगे 6D सीरीज है वो हमारे उसमें पीरियोडिक टेबल में कंप्लीट नहीं है। अच्छा, जिसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है और दे आर ऑल्सो नोन एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है जिनमें लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज है। लैंथेनाइट सीरीज जो है वो लैंथेनम से स्टार्ट होती है, उसमें सीरियम से लेकर लुटेशियम तक है, और एक्टिनाइट सीरीज जो है वो एक्टिनम से स्टार्ट होती है, उसमें थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक जो है वो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तो ये वाले एलिमेंट्स जो हैं ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं बेटा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, क्योंकि उसके बाद ही हम इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस कर सकेंगे। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने बड़े ध्यान से समझना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के बाद इसी में सारा कॉन्सेप्ट जो है वो छुपा हुआ है। तो सबसे पहले जो है वो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कशन की जाए तो बेटा इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-1 डी के अंदर इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं 1 से लेकर 10 तक हो सकते हैं, और फिर उसके बाद ns और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 2 तक हो सकते हैं। तो जो भी नंबर s के साथ होगा उससे एक नंबर स्मॉलर d के साथ होगा। क्योंकि हम 3D सीरीज पढ़ रहे होते हैं तो 3D सीरीज में 3D अगर है तो 4s होगा, यानी s के साथ जो नंबर होना है उससे एक नंबर कम जो है वो d के साथ आएगा। अब d के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 से 10 तक वेरी कर सकते हैं और इसी तरह इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 1 से 2 तक वेरी कर सकते हैं। स्कैंडियम से लेके जिंक तक 21, 22, 23, 24, 25, ये बेटा 24 है, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये बेटा इनके एटॉमिक नंबर्स आ गए। एटॉमिक नंबर के बाद उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये किस तरह से हम फिलअप करते हैं। वैसे तो तरतीब ये है कि 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6, देन फिर उसके बाद 4s जो है ना वो आता है और 3d आता है। 4s पहले फिल हो जाता है, लो एनर्जी की वजह से एनर्जी गैप जो है जो हम जो है ना वो न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो एनर्जी गैप बिटवीन द शेल्स एंड सब शेल जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है, जिसकी वजह से 4s पहले फिल होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हो तो 4s में से ही पहले रिमूव होते हैं और 3d बाद में फिल होता है। तो 3d हम तरतीब के लिहाज से तो 3d पहले लिखते हैं, जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है तो 3d पहले 4s बाद में। तो पहले आर्गॉन कहा था कि 18 इलेक्ट्रॉन, यानी 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो स्कैंडियम के आर्गॉन जैसे ही हैं। तो इन सब के 18 इलेक्ट्रॉन जो कि आर्गॉन जैसे हैं तो आर्गॉन जो है वो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखते हैं। देन 3d फिर 4s। तो आर्गॉन 18, मैं यहाँ पे फिलहाल इसको समझने के लिए 18 लिख देता हूँ। ये 18 आ गया, 18 और 2 20 और ये 21। 3d के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और ये बाय डेफिनेशन तो ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन ये टिपिकल ट्रांजिशन नहीं है। अभी उसकी रीजन बताई थी कि स्कैंडियम +3 जो है ना वो स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो जब +3 आयनिक स्टेट में होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से जाएंगे और एक d में से जाएगा। जब d के अंदर या अपनी आयनिक स्टेट में d के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, फिर हम इसे नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। टाइटेनियम है आर्गॉन 18, फिर 20 और ये 2 मिलके 22। अब जब नेक्स्ट हम उसे चलते हैं वेनेडियम में 23 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आर्गॉन 18 और ये 2 20 और फिर डी के टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, यानी डी के अंदर एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। लेकिन आके प्रॉब्लम शुरू होती है क्रोमियम पे। क्रोमियम 24 एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 24 मतलब 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आर्गॉन 18 आ गया, 18 के बाद 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आते तो ये 20 हो जाता और डी में 4 आते तो ये इस तरह से टोटल 24 हो जाता। लेकिन D4 अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल मीन कि दो तरह के जो शेल और सब शेल जो है वो स्टेबल होते हैं, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड। तो जो D हमारे पास सब शेल है वो जब हाफ फिल्ड होता है तो ज्यादा स्टेबल होता है। तो फिर जो 3d और 4s का जो एनर्जी गैप है वो स्मॉल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन 4s में से 3d में चला जाता है। तो 4s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है और d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस तरह d जो है वो हाफ फिल्ड हो जाता है, जो ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस तरह से ये क्रोमियम का स्पेशल केस आ गया जिसमें 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और d5। जब मैंगनीज पे जाएंगे तो मैंगनीज 25 18 इलेक्ट्रॉन आर्गॉन वाले,
फिर ये 220 और ये 5D के अंदर इस तरह 25 हो गए। आयरन में 26 है, 18 यहाँ पे 20 और ये टोटल 6 मिलके 26 हो गए। इसी तरह फिर कोबाल्ट में 18 और 220 और ये 7 27, निकल में 18 और ये 220 और ये 8 मिलके 28 हो गए। कॉपर में आगे फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। कॉपर बेटा एटॉमिक नंबर 29 है, होना क्या चाहिए था आर्गॉन 18 और यहाँ पे 2 होते तो 20 और यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन आते तो ये टोटल इस तरह से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी, होती नहीं है। होता क्या है कि डी, मैंने अभी बताया था कि 2 तरह के जो हमारे पास शेल और सब शेल जो है वो स्टेबल होते हैं, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड। तो डी के अंदर जब 9 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये अपने फुली फिल्ड होने के बहुत ज्यादा करीब है, तो फिर D9 में एक इलेक्ट्रॉन 4s में से आता है तो D10 हो जाते हैं। इस तरह से 4s जो है वो हाफ फिल्ड रह जाता है और D जो है वो फुली फिल्ड हो जाता है। 3D जो है वो हमारे पास फुली फिल्ड और S के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रोमियम और कॉपर ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये दोनों हमने याद करने हैं कि ये दोनों एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, बाकी सबकी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आर्गॉन 18 और ये 19 और ये 10 मिलकर 29 हो गए। फिर जिंक में आ जाएं 32 इलेक्ट्रॉन 4s में गए, 18 ये हैं 20 और ये 10 मिलकर टोटल 30 हो गए। तो जब जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s में से जाते हैं, बाकी डी फुली फिल्ड रहता है। डी फुली फिल्ड होने की वजह से ये टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता। ये था बेटा उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हमें फायदा क्या है, अभी हम एमसीक्यूज की मदद से इसको डिस्कस करते हैं। तो बेटा पहला एमसीक्यू जो है वो देखें। अच्छा जी, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट शो एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैंने अभी बताया आपको। तो बेटा पहली ऑप्शन जो है उसमें पेयर है निकल और कोबाल्ट, ये तो एबनॉर्मल नहीं है। दूसरी ऑप्शन आयरन और क्रोमियम है, इनमें क्रोमियम है आयरन नहीं है। चौथी ऑप्शन में जिंक और कॉपर, ये भी जो है ना वो कॉपर तो है जिंक नहीं है। और डेल्टा ऑप्शन में कॉपर और क्रोमियम, और यही बेटा इसका आंसर है डेल्टा ऑप्शन। जिंक जो है उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जिंक जो है बेटा 2b से बिलोंग करता है, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये +2 जो है ना वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो कि वेरिएबल नहीं होती, फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये कलर्ड कंपाउंड नहीं बनाता, अभी हम इसके कलर्ड होने के रीजन भी पढ़ेंगे। जो बाकी जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं जो कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं उनके कलर्ड होने के रीजन अभी हम पढ़ेंगे। बोरेक्स भी टेस्ट प्रोवाइड नहीं करता और ये एक रिएक्टिव एनोड के तौर पे जो है वो एक इलेक्ट्रोड जो है वो जिसमें जो आप कह सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल के अंदर इसे यूज़ किया जाता है, जिनमें ड्राई अल्कलाइन सेल के अंदर भी इसे यूज़ किया जाता है, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में से यूज़ किया जाता है। और जिंक सल्फेट .7H2O जो है इसको हम वाइट विट्रियॉल यानी वाइट जो है ना विट्रियॉल बेसिकली सल्फेट के लिए यूज़ होता है, तो वाइट विट्रियॉल यानी वाइट इसके कलर की वजह से इसको ये नाम दिया जाता है। खैर ये तो जनरल प्रॉपर्टीज थी, कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स इन जिंक की। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मैंगनीज इज, मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको सारी बता चुका हूं। अब यहाँ पे उसने अल्फा ऑप्शन है आर्गॉन 3d5 4s2, फिर बीटा ऑप्शन है आर्गॉन 3d10 4s1, फिर चार्ली ऑप्शन आर्गॉन 3d7 4s2 और डेल्टा ऑप्शन है आर्गॉन 3d8 4s1। तो हम देखते हैं कि हमारी कौन सी ऑप्शन जो है वो हमारी इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैंगनीज से मैच करती है। मैंगनीज 25, आर्गॉन 18, 18 के बाद 4s में 2 और 3d5, तो आर्गॉन 3d5 होना चाहिए, 4s2 होना चाहिए। ये हम देखते हैं कि हमारी किस ऑप्शन में जो है वो मैच कर रहा है। तो देखिए बेटा ये आर्गॉन के बाद 3d5 4s2 ये अल्फा ऑप्शन ही है और यही बेटा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ये बेटा ऑप्शंस हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑप्शन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चार्ली ऑप्शन है प्रोटॉन्स और डेल्टा ऑप्शन है न्यूट्रॉन। तो बेटा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को पहले हम समझते हैं कि ये क्या होता है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है कि किसी भी एटम की अपनी जाती मैग्नेटिक फील्ड वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। जिस एलिमेंट के पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। ये मैंने जो आपके सामने इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखी हुई हैं ये एक एक लिखी है क्योंकि ये ज्यादातर इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जो मैंगनीज से पहले वाले हैं ये
+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादातर एग्जिस्ट करते हैं, जो मैंगनीज और उसके बाद वाले हैं वो ज्यादातर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ना वो एग्जिस्ट करते हैं। इनके +2 में एग्जिस्ट करने के रीजन क्या है कि इनका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये पीरियड में पाए जाने वाला एलिमेंट है। अलोंग द पीरियड हम जानते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से वो जो 3D के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा बाइंड हो जाते हैं और उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना फिर मुश्किल हो जाता है, तो फिर सिर्फ 4s वाले इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, डी वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमेन इंटैक्ट रहते हैं। लेकिन जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक अलग से कॉन्सेप्ट है। हम बात करें कि इनकी आयनिक स्टेट ज्यादातर जो एग्जिस्ट करती है वो कौन सी है, वो मैंने बताई रीजन उसकी। अब हमारे पास बात आती है कि इन जो मैंने आपके सामने आयनिक स्टेट्स लिखी हैं इनमें बहुत ज्यादा पैरामैग्नेटिक कौन सा है, डायमैग्नेटिक कौन सा है और जो है ना वो वीकली पैरामैग्नेटिक कौन सा है। तो देखते हैं, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी ज्यादा होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन मीन मैं बच्चों को राइट हैंड से कॉन्सेप्ट समझा रहा होता हूं कि हमारा जो राइट हैंड है जब ये बंद होता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज बंद होता है। दुनिया की कोई चार्ज बॉडी जब स्पिनिंग करती है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। तो जो एटम जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग कर रहे होंगे तब वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे जिसको हम अपवर्ड डायरेक्शन से शो करते हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड है, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है दो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगी। लेकिन जब वो पेयर होंगे तो फिर वो एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही होंगी उसको वो कैंसिल कर रहे होंगे। आप उसे कैंसिल कह लें या आप उसे ये कह लें कि फिर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्लाइटली रिपल्शन शो कर रही होगी। जो हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन वाले हैं या अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वाले हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्लाइट अट्रैक्शन शो कर रहे होंगे। तो बेटा देखें, स्कैंडियम +3 से हम स्टार्ट करते हैं। स्कैंडियम +3 जो है वो मतलब क्या है कि 4s के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, d का भी 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट इज कॉल्ड एज डायामैग्नेटिक। मैं इसे dm लिख रहा हूं फॉर डायामैग्नेटिक। टाइटेनियम +3 है, टाइटेनियम +3 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन d में से जाएगा, 1 बच जाएगा, इट इज वीकली पैरामैग्नेटिक। मैं pm लिख रहा हूं फॉर पैरामैग्नेटिक। फिर वेनाडियम पे आ जाए, +3 मीन 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से जाने, 1 d में से जाएगा, 2 अनपेड बच जाएंगे, थोड़ा सा ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, इसके साथ भी हम pm लिख रहे हैं। फिर क्रोमियम पे आ जाए, क्रोमियम +3 स्टेट में जब होगा तो 4s में से 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन डी में से टोटल 3 बच जाएंगे, ये भी पैरामैग्नेटिक है। अब आते हैं मैंगनीज +2 की तरफ। मैंगनीज +2 में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले जाएंगे तो टोटल 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हाईली पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो शो कर रहा होता है। तो सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मैंगनीज ने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करना है। उसके बाद +2 आयरन, ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहां से जाएं तो बाकी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये भी पैरामैग्नेटिक है। इसी तरह अगर आयरन +3 होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले और 1 इलेक्ट्रॉन डी में से जाएगा तो बाकी 5 अनपेड बच जाएंगे। तो आयरन +3 में भी हाईली पैरामैग्नेटिक होता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि जब आयरन +3 होगा तो वो भी हाईली पैरामैग्नेटिक होगा, HPM फॉर हाईली पैरामैग्नेटिक। कोबाल्ट पे आ जाए, कोबाल्ट +2 में 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, बाकी 3 बच जाएंगे, ये भी बेटा पैरामैग्नेटिक है। निकल पे आ जाए, 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से गए, बाकी 2 बच गए, ये भी पैरामैग्नेटिक है, लेकिन अब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है। देन कॉपर पे आ जाए, कॉपर +1 हालत में तो डायामैग्नेटिक है, dm डायामैग्नेटिक। लेकिन अगर कॉपर +2 है तो +2 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहां से और 1 इलेक्ट्रॉन डी में से जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो फिर वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। जिंक +2 हालत में 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, बाकी कोई अनपेड नहीं है, ये भी डायामैग्नेटिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चंद एक डायमैग्नेटिक हैं, ज्यादातर पैरामैग्नेटिक हैं, और सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक 2 आयंस शो कर रहे हैं, एक मैंगनीज +2 और एक आयरन +3। तो अब हमसे वो यही क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे जो उसने MCQ हमसे पूछा था वो ये था कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो ये रीजन तो उसकी जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ही बनते हैं, वो बाकी कॉन्सेप्ट मैंने समझाने के लिए जो है आपको डिटेल समझाई। तो अभी आंसर बीटा ऑप्शन, अनपेड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गोल्ड ऑरम 79 इज। आगे बेटा ऑप्शंस दी हुई हैं। अब जो इसमें जीनॉन यूज किया गया, फिर आगे 4f है, 5d है, 6s1 है, ये बेसिकली 5d सीरीज में आता है। अगर मैं आपको यहां पे दिखा सकूं, ये कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये कॉपर 3d सीरीज में, 4d सीरीज में, 5d सीरीज में। अब कॉपर वाला जो है उसमें क्या आ रहा है, उसमें 4s1 आता है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे अगर ये 5D सीरीज में है तो 6s1, 5D के बाद 6s1, जैसा यहां पे समझाया था कि जो नंबर भी D के साथ होगा उसे एक नंबर ज्यादा S के साथ, या जो नंबर S के साथ होगा उसे एक नंबर कम D के साथ। तो चूंकि वो हमें पता है कि ये 5D सीरीज में है, क्योंकि टोटल 3 ही तो सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज, तो ये 5D सीरीज का एलिमेंट है। अब ये चूंकि 1B में आता है तो इसके S में एक इलेक्ट्रॉन होगा जैसा कॉपर में शो रहा, क्योंकि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड दे आर कॉल्ड एज कॉइनेज एलिमेंट्स, तो ये एक ही ग्रुप में है, इनके लास्ट जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सेम होगी। तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पे ये 5D10 6s1 होगा, जो कि अल्फा ऑप्शन है, और ये बेटा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द आयंस हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। कहता है कि इसमें सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी मैंने आपको पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में समझाया कि सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बनता है। अब यहाँ पे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर तो नहीं पूछ रहा, लेकिन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो फिर इस कॉन्सेप्ट के हवाले से हमारे पास जो है ना वो दो आयंस बनते हैं जो मैंने भी बताए थे, मैंगनीज +2 और आयरन +3, और ये बेटा पहली ऑप्शन में ही है तो यही इसका आंसर है। बीटा ऑप्शन निकल +2 है तो ये तो आंसर नहीं बनता। चार्ली ऑप्शन में मैंगनीज +3 है, ये भी पॉसिबल नहीं है। डेल्टा ऑप्शन में कॉपर +3 है, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो फिर इसका आंसर है अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट ऑफ द 3D सीरीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल शो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आर्गॉन। आर्गॉन के बाद 3D8 4s2, बेटा आर्गॉन तो सब में ही है। अब हमने देखना है 3D8 कहां पे है। 3D8 2 4 6 और ये 2 8 और ये 4s2, तो इसका मतलब है निकल जो है वो 3D8 4s2 होता है, तो फिर हमारे पास जो आंसर निकल होगा, तो फिर पहली ऑप्शन कॉपर है, दूसरी कोबाल्ट है, तीसरी जिंक है, एंड डेल्टा ऑप्शन निकल है, और यही बेटा इसका आंसर है। नेक्स्ट है, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्रोमियम +3 इज, यानी क्रोमियम +3 में कौन सी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो क्रोमियम की तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ ली है कि आर्गॉन 18 4s1 3d5, लेकिन +3 हालत में 4s का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और d के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो बाकी d के 3 बच जाएंगे, यानी 4s0 होगा और 3d3 होगा। तो आर्गॉन के बाद 4s0 और 3d3, तो पहली ऑप्शन 3d4 है, पॉसिबल नहीं है। दूसरी ऑप्शन 3d5 है, वो भी पॉसिबल नहीं है। चौथी ऑप्शन 3d2 है, वो भी पॉसिबल नहीं है। डेल्टा ऑप्शन 3d3 है, यही बेटा इसका आंसर है 3d3 4s0 डेल्टा ऑप्शन। जी बेटा, अब आपके सामने एक जो ना स्लाइड आ रही है, इसमें कुछ बातें मैं पहले बता चुका हूं, कुछ बातें जो है ना वो आपने जरा समझनी है, याद करनी है। एलिमेंट्स जो है ना वो ऑफ द 3D सीरीज, जो हेडिंग बनी हुई है वो है पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, कि आपने कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं हमेशा। तो पहले नंबर पे पॉइंट बनता है, एलिमेंट्स ऑफ द 3D सीरीज शो +3 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कि जो 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं वो दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मैं आपको बता चुका हूं, +3 +2 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। जो मैंगनीज से पहले वाले हैं वो सारे +3, मैंगनीज और मैंगनीज के बाद वाले सारे +2। जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कंपाउंड शो कर रहे होते हैं वो आयनिक होते हैं, और जब ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाते हैं तो फिर ये कोवलेंट कंपाउंड शो करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि MnO4 वगैरह, तो उसमें मैंगनीज और ऑक्सीजन का कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। या K2Cr2 में क्रोमियम +6 होता है, तो वो भी कोवलेंट कंपाउंड जो है वो उसकी जो आप नेचर कह सकते हैं वो कोवलेंट होना शुरू हो जाती है। तो रीजन जो मैं पहले बता चुका हूं आपको, यहां पे हम चंद एक ऑक्सीडेशन स्टेट्स को भी जरा डिस्कस कर लें। ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा स्कैंडियम में +2 +3 होती है, टाइटेनियम में +2 +3 +4 होती है, वेनेडियम में +2 +3 +4 +5 होती है, क्रोमियम में +2 +3 +4 +5 +6 होती है, मैंगनीज में मैक्सिमम लिख रहा हूं +7 तक होती, यानी +2 +3 +4 +5 +6 +7, KMnO4 में +7 होता है। फिर एक एक नंबर कम करते जाए। आयरन में मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 तक होती है, एक नंबर कम करते हैं। कोबाल्ट में मैक्सिमम जो है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 तक होती है, एक नंबर कम हो गया। फिर निकल में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 पे होती है। इसी तरह कॉपर में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 तक होती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 तक होती है, और जिंक में मैक्सिमम +2 तक होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्कैंडियम में +2 +3 से शुरू होके एक एक नंबर आप बढ़ाते जाएं। मैंगनीज पे मैक्सिमम होगी +7 एंड देन डिक्रीज करते जाएं तो जिंक पे आके मिनिमम होगी +2।
इसमें 3 एलिमेंट हैं जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, वो मैंगनीज है, ये +1 शो करता है, आयरन +1 शो करता है और कॉपर +1 शो करता है। तो ये 3 एलिमेंट है, मैंगनीज, आयरन और कॉपर, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहे होते हैं। तो जितनी कम ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा आयनिक कंपाउंड, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा कोवलेंट कंपाउंड। जी बेटा, अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड एमसीक्यू है, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द टाइटेनियम आर। टाइटेनियम की कौन सी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं मैं आपके सामने लिख चुका हूं। पहली ऑप्शन +2 +3 है, दूसरी ऑप्शन +3 +4 है, चौथी ऑप्शन +3 -4 है, डेल्टा ऑप्शन +2 +3 +4 है। तो बता चुका हूं +2 +3 +4 ये उसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, फिर इसका आंसर होगा डेल्टा ऑप्शन। जी बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच पेयर ऑफ द कंपाउंड्स हैव सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। कहते हैं किस पेयर ऑफ कंपाउंड में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगी। तो देखें, पहली ऑप्शन है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट में सल्फेट चूंकि -2 है तो आयरन पे +2 होगा, और FeCl3 में क्लोरीन जो है वो चूंकि -1 होती है तो आयरन पे +3 चार्ज आ जाएगा। इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये फेरस सल्फेट है और ये FeCl3, ये -2 है तो ये +2, ये -1 × 3 तो ये +3। अब इन दोनों में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं है, तो फिर ये तो आंसर नहीं है हमारा। बीटा ऑप्शन जो है वो है फेरस सल्फेट और फेरिक क्लोराइड। फेरस सल्फेट में आपके सामने बता चुका हूं कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो अगर यहां पे FeCl3 की बजाय FeCl2 आ जाए तो इसका मतलब है कि ये +2, क्योंकि 2 का मतलब है कि -1 × 2 +2 हो जाएगा। जब FeCl2 आएगा जो कि बीटा ऑप्शन है, तो इसका मतलब यहां पे बीटा ऑप्शन में आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है दोनों कंपाउंड्स में, और यही बेटा इसका आंसर हो सकता है। चार्ली ऑप्शन में फेरिक सल्फेट है जिसमें आयरन +3 होता है और फेरस सल्फेट में आयरन +2 होता है, और डेल्टा ऑप्शन में फेरस क्लोराइड, जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें फेरस और ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट फेरिक, तो फेरस क्लोराइड FeCl2 है और फेरिक +3 जो है वो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ गए। तो इसका जो आंसर हुआ वो बीटा ऑप्शन। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मैंगनीज इन KMnO4 एंड K2MnO4 and MnSO4 is in the order respectively। कहता ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना मैंगनीज की KMnO4 में, K2MnO4 में, MnO2 में, MnSO4 में क्या होगी। तो बेटा मैंने अभी आपको बताया था कि KMnO4 में ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होता है +7। तो सबसे पहले +7 आपने देखना है कि किस ऑप्शन में नंबर 1 पे लिखा हुआ है, क्योंकि KMnO4 नंबर 1 पे है, तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दो जगह पे है, अल्फा और चार्ली में, यानी हमारा आंसर इन दोनों में है, बीटा और डेल्टा में हमारा आंसर नहीं है। फिर K2MnO4 को अगर हम यहां पे कैलकुलेट करें तो K2MnO4 -2 × 4 +1 × 2 +6, तो K2MnO4 में मैंगनीज +6 है, यानी +7 के बाद +6 आना चाहिए। ये +7 के बाद +6 जो है वो अल्फा ऑप्शन में नहीं है, चार्ली ऑप्शन में, तो फिर यही बेटा इसका आंसर होगा। MnO2 में मैंगनीज +4 होता है और MnSO4 में मैंगनीज +2 होता है, फिर इसका आंसर हुआ चार्ली ऑप्शन। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेटा एक इक्वेशन से रिलेटेड है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन की बात हुई है। 10 क्लोराइड आयन + 16 हाइड्रोजन आयन + 2 MnO4 आयन, यानी मैग्नेट आयन पर मैग्नेट आयन है, goes to 5Cl2 + 2 Mn + 2 and + H2O। ये बेटा इस इक्वेशन में जो हमारे क्वेश्चन की ऑप्शन से रिलेटेड बातें हैं, मैं जरा पहले उनको लिख लेता हूं। लिखा हुआ 10 क्लोराइड आयन 5Cl2 और मैग्नेट पर मैग्नेट आयन Mn + 2। ये उसने हमें सवाल में जिन चीजों की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है मैंने सिर्फ वो लिख ली है। क्लोरीन -1 है, 0 में जा रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है 0 में, तो 10 क्लोरीन 10 इलेक्ट्रॉन लूज करके 5Cl2 यानी 5 क्लोरीन के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। MnO4 है, इसमें -2 × 4 मैंगनीज +7 है, +2 में जा रहा है, +7 से +2 में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट से याद कर लें कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको डिक्रीज नजर आ रहा है, एक सिंपल मैथमेटिक के नंबर में डिक्रीज नजर आ रहा है कि +7 एक बड़ा नंबर है, +2 छोटा नंबर है, तो +7 से +2 यानी रिडक्शन हो रही है,
तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन गेनिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, यानी वो +7 से +2 में जा रहा है, रिडक्शन हो रही है। तो हमारे पास दोनों एलिमेंट आ गए कि क्लोरीन जो है वो अपनी ऑक्सीडेशन कर रहा है और मैंगनीज अपनी रिडक्शन कर रहा है। अब इससे रिलेटेड हमने देखना है कि ऑप्शंस कौन सी मैच करती हैं। तो पहली ऑप्शन मैंगनीज इज ऑक्सीडाइज फ्रॉम +7 to +2, तो मैंगनीज मैंने बता दिया कि रिडक्शन करती है, पहली ऑप्शन गलत हो गई। बीटा ऑप्शन है क्लोरीन आयंस आर रिड्यूस्ड, क्लोरीन ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ये वाली ऑप्शन भी गलत हो गई। चार्ली ऑप्शन में क्लोरीन इज रिड्यूस्ड, ये वाली ऑप्शन भी गलत हो गई क्योंकि क्लोरीन ने अपनी ऑक्सीडेशन करनी। डेल्टा ऑप्शन है मैंगनीज इज रिड्यूस्ड फ्रॉम +7 to +2, ये बेटा इसका आंसर ठीक है क्योंकि मैंगनीज की रिडक्शन हो रही है। अच्छा जी, अब बेटा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है कलर से रिलेटेड। कलर जो है वो किस वजह से होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो अपने आइंस में और अपने कंपाउंड्स में किस तरह से कलर जो है ना वो शो करते हैं। इसका जो सारा ताल्लुक है, जो सारा दारोमदार है, वो बेसिकली डी ट्रांजिशन पे है। डी ट्रांजिशन से क्या मुराद है, हम इसको कैसे समझ सकते हैं। मैं यहां पे आपके सामने डी ऑर्बिटल्स बनाता हूं। जी बेटा 5d ऑर्बिटल्स इक्वल एनर्जी वाले डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। जब इन पे लाइट पड़ती है तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। 3 जो ऑर्बिटल्स हैं वो लो एनर्जी पे चले जाते हैं जिनको T2G यानी ट्रिपली डीजनरेट कहते हैं। इनके जो सिंबल्स होते हैं वो DXY, DYZ और DZX होते हैं। और जो हमारे पास ऊपर हाई एनर्जी पे जाते हैं वो DX² - Y² और DZ² या डबली डीजनरेट या उनका सिंबल EG होता है। ये सारा कुछ लाइट पड़ने पे होता है। अब लाइट पड़ने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स अगर डी में फर्ज करें एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी पे आ जाएगा और फिर वो एक्साइट होगा हाई एनर्जी पे, नीचे वाले डी ऑर्बिटल से ऊपर वाले डी ऑर्बिटल में जाएगा। इस एक्साइटेशन को देन वो वापस आएगा, डी एक्साइटेशन होगी, तो इस एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन को हम डी ट्रांजिशन कहते हैं। तो इसमें इस इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन में और डी एक्साइटेशन में उसने क्या करना है, उसने ये विबग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड 7 कलर्स में से कुछ कलर्स एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइट होगा इलेक्ट्रॉन, देन वो डी एक्साइट होगा और वो कुछ कलर्स एमिट करेगा। जो वो एमिट करेगा वो हमें नजर आएंगे। तो इसकी जो एमिटेंस है वो हमें पता चलनी है। उसने एब्जॉर्ब क्या किया हमें नहीं पता। तो ये जो डी ट्रांजिशन है ये डिपेंड किस पे कर रही है, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पे। और जो हाई एनर्जी वाले EG जो है ना वो डी के ऑर्बिटल्स हैं वो वेकेंट होने चाहिए, उनमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होनी चाहिए, फिर ही जो है ना वो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन हो सकती है। जैसे डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 है, 4 है, 5 है, 9 तक ये एक्साइटेशन हो सकती है। लेकिन जब डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जैसे अगर मैं इसको फर्ज करें यहाँ पे जो है ना वो फिल कर देता हूं इस तरह से, ये तो फिर बेटा इनमें एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि जिसमें डी फुली फिल्ड होगा वो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन नहीं कर सकता। तो डी फुली फिल्ड कब होता है, जब डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो। अब डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स कहां पे पढ़े हमने भी पढ़ा था कि कॉपर के अंदर और जिंक के अंदर, कॉपर जब +1 हालत में आएगा, +1 मीन कि वो 4s में से एक इलेक्ट्रॉन जाए डी फुली फिल्ड हो जाए, या जिंक +2 हालत में डी फुली फिल्ड हो जाए। तो इन केसेस में जो है ना वो D10 होता है और D10 के केस में कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट और डी एक्साइट नहीं हो सकता। इट मींस वो कोई कलर एमिट नहीं करेगा, तो फिर वो व्हाइट सॉल्ट की शक्ल में होगा। जैसे मैंने भी कुछ देर पहले आपको पढ़ाया था कि जिंक व्हाइट विट्रियोल होता है, जिंक सल्फेट। रीजन क्या है कि जिंक के अंदर डी फुली फिल्ड है। कॉपर +1 भी उसी तरह से कोई कलर शो नहीं करेगा। या फिर डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही ना हो, 0। अगर डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट डी एक्साइट नहीं होगा, कोई डी ट्रांजिशन नहीं होगी, तो उस केस में भी कोई कलर शो नहीं होगा। तो ये कहां पे होता है, ये बेटा स्कैंडियम में होता है, ये टाइटेनियम में होता है और ये
जिंक में होता है, कॉपर में होता है। तो कॉपर +1, जिंक +2, ये D10 है। स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +4, ये D जो ना वो 0 होते हैं। तो इनके कलर जो है वो शो नहीं हो सकते, यानी डी ट्रांजिशन होना बड़ा जरूरी है, वो यहां पे पॉसिबल नहीं हो सकती। तो यही चीज जो एक्सप्लेनेशन मैंने भी आपको समझाई है, ये आपके सामने बोर्ड पे भी आपको उस पे स्लाइड की शक्ल में नजर आ रही है। टाइटेनियम के बारे में उसने बताया कि टाइटेनियम के साथ H2O जो है वो 6 है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो +3 हालत में, +4 नहीं है +3 है, तो वो कोई ना कोई कलर जो है वो शो करेगा। अब वो कलर अगर हमें फर्ज करे वो बता देता है कि जी ये वाला कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो एमिट कौन सा कर रहा होगा, तो उसके लिए एक मुंसल साइकिल है जो कि आपने अपनी आसानी के लिए याद कर लेना है। यहां पे मैं उसे बना देता हूं, ये एक सर्कल बनाए, उसके 6 पार्ट्स कर लें। वायलेट, वायलेट इंडिगो नहीं लिखना, वायलेट के बाद वो जो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये मुंसल साइकिल कहलाता है बेटा। इसमें क्या होता है, ये हमें एब्जॉर्बेंस और एमिटेंस के बारे में बताता है। एक दूसरे के जो सामने हैं वो एब्जॉर्ब और एमिट होंगे, यानी जो कोई सॉल्ट का सॉल्यूशन या सॉलिड स्टेट में येलो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा होगा वो वायलेट कलर एमिट कर रहा होगा, जो ग्रीन कलर एब्जॉर्ब कर रहा होगा वो रेड कलर एमिट कर रहा होगा। तो ये हमें एब्जॉर्बेंस और एमिटेंस के हवाले से इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये मुंसल साइकिल है, ये उसकी एब्जॉर्बेंस एमिटेंस के हवाले से जो है ना वो उसका कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन द कलर्स ऑफ द एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसमिटेड लाइट, तो एक टेबल आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। कलर ऑफ द एब्जॉर्ब्ड लाइट वो येलो तो उसके सामने वायलेट है, ऑरेंज है तो उसके सामने ब्लू है, रेड है तो उसके सामने ग्रीन है, और इंफ्रारेड है तो फिर वो व्हाइट जो है ना वो शो हो रहा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द आयंस इज कलरलेस। कलरलेस बेटा दोनों हालतों में, कलरलेस से मुराद है व्हाइट कलर, कलरलेस से मुराद है कि जब आप उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो सारी लाइट उसमें से पास हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, कुछ एब्जॉर्ब नहीं होगा, कुछ एमिट नहीं होगा, कोई कलर नजर नहीं आएगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि डी या तो फुली फिल्ड होना चाहिए या फिर डी खाली होना चाहिए। तो टाइटेनियम +3 है, कोई ना कोई कलर होगा, कॉपर +2 कोई ना कोई कलर होता है, बीटा ऑप्शन में स्कैंडियम +3 है, स्कैंडियम +3 0, और जिंक +2 डी फुली फिल्ड, एक में डी 0 है, एक डी फुली फिल्ड है। तो यही जो है वो कलरलेस जो है वो सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन जो है शो करेगा। या अगर सॉलिड स्टेट में है तो फिर वो व्हाइट सॉल्ट शो करेगा। चार्ली ऑप्शन कोबाल्ट +2, Fe+3 ये कलर्ड होते हैं बेटा। डेल्टा ऑप्शन निकल +2 और वेनेडियम +3 ये भी कलर्ड होते हैं। तो सिर्फ बीटा ऑप्शन है जो कि कलरलेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, टाइटेनियम H2O आगे 6 लिखा हुआ है, +3 उसमें ट्रांसमिट्स लिखा हुआ है, ट्रांसमिट्स हमारी बुक की लाइन है। येलो एंड रेड लाइट, बीटा ऑप्शन है येलो एंड ब्लू लाइट। तीसरी ऑप्शन जो है वो रेड एंड व्हाइट लाइट, और डेल्टा ऑप्शन है रेड एंड ब्लू लाइट, और यही बेटा इसका आंसर है डेल्टा ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन कलर के हवाले से, विच ऑफ द फॉलोइंग आइंस इज कलरलेस, कहता कौन सा आइन जो है वो कलरलेस है। वेनेडियम +5 है, वेनेडियम +5 का मतलब है कि डी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, डी 0 हो जाएगा, कोई कलर शो नहीं करेगा। कॉपर +2 में डी के अंदर जो है ना वो 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी वो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन हो सकती है। टाइटेनियम +3 में भी डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, Fe+2 में भी डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वेनेडियम +5 में डी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, डी 0 हो गया तो फिर वो कलरलेस हो जाएगा। ये बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रीजन ऑफ द कलर जो है, तो कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयन इज ड्यू टू, पहले ऑप्शन है स्मॉल साइज मेटल आयन, कि मेटल आयन का जो साइज है वो स्मॉल होता है इसलिए वो कलर शो करते हैं, उसकी रीजन नहीं है बेटा। बीटा ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट इन द यूवी रीजन, यूवी रीजन में जो अगर वो लाइट एब्जॉर्ब करे तो फिर वो एमिट कुछ भी नहीं करेगा। इंफ्रारेड रीजन में भी ऐसा ही होता है, ये भी उसकी रीजन नहीं है। चार्ली ऑप्शन कंप्लीट NS सब शेल के NS फुली फिल्ड होता है, ये सब में तो ऐसा नहीं होता। कॉपर क्रोमियम में तो ये जो ना वो, या जब वो आयनिक फॉर्म में होता है तब NS फुली फिल्ड नहीं होता, तो ये भी रीजन नहीं है। डेल्टा ऑप्शन है DD ट्रांजिशन, जो कि इसकी असल रीजन है, कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज ड्यू टू DD ट्रांजिशन। जी बेटा, अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कैटालिस्ट के तौर पे बिहेव करते हैं और उसकी रीजन क्या है। तो बेटा देखें, रीजंस जो है वो आपके सामने अभी स्क्रीन पे मैंने एक स्लाइड्स बनाई हुई हैं, ये स्लाइड्स जो है वो आपके सामने, ये स्लाइड आपके सामने है बेटा।
ट्रांजिशनल एलिमेंट जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे यूज होते हैं क्योंकि इनमें डी ऑर्बिटल वेकेंट होता है। डी ऑर्बिटल के वेकेंट होने से इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होनी आसान हो जाती है, इलेक्ट्रॉन गेन करना भी आसान हो जाता है, कॉम्प्लेक्स बनाना आसान हो जाता है, इंटरमीडिएट जो कि अनस्टेबल इंटरमीडिएट होता है वो इसका बनाना आसान हो जाता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसके लिए जो है शो करना ज़्यादा इजी हो जाता है। ये कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं वो क्या करते हैं, उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और उनके इंटरमीडिएट इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते जिसकी वजह से वो जो है कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ कैटलिस्ट जो है वो आप ऑर्गेनिक में पढ़ के आते हैं, इनऑर्गेनिक में भी हैं। ऑर्गेनिक में जो उसमें 8th चैप्टर में है जिसमें उसने यहाँ पे एक टेबल जो है ना वो बनाया हुआ है। टेबल को देखिए कि बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट है, टाइटेनियम लिखा हुआ है। टाइटेनियम एज ए कैटलिस्ट जब यूज होता है तो ये जीगलर नाटा कैटलिस्ट है। टाइटेनियम क्लोराइड और ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ये दो जो है ना वो कैटलिस्ट का मिक्सचर है। जीगलर और नाटा दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन में से यूज किया, जिसकी वजह से बेटर क्वालिटी जो है वो हमें पॉलीथीन हासिल होती है। तो वो जो पहली कंडीशन थी 400 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.01% ऑक्सीजन के करीब होती है वैल्यू, तो वो भी कंडीशन है लेकिन इससे ज़्यादा बेटर क्वालिटी गैसोलीन हमें हासिल होती है। तो जीगलर नाटा कैटलिस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ टाइटेनियम क्लोराइड एंड ट्राइथाइल एल्यूमिनियम जिसमें टाइटेनियम ट्रांजिशन एलिमेंट है। वेनेडियम में V2O5, ये बेटा कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। निकल जो है वो आप यूज करते हैं वेजिटेबल ऑयल को बनस्पति घी में कन्वर्ट करने के लिए। हाइड्रोजनेशन जब की जाती है तो ये हाइड्रोजनेटिंग एजेंट के तौर पे या कैटलिस्ट के तौर पे से यूज किया जाता है। एक्चुअली जो कैटलिस्ट होते हैं इनके अंदर पोर्स होते हैं, उन पोर्स के अंदर गैसेस ट्रैप हो जाती हैं। ये कोई ट्रू जो है ना वो हमारे पास टिश्यूमेट्रिक नहीं होता, ट्रू केमिकल कंपाउंड नहीं बनता, ये थोड़ी देर के लिए ट्रैपिंग होती है जो बाद में रिलीज हो जाते हैं। कॉपर जो है वो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में मीथेन की जब आप कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं जिसमें अल्कोहल बनते हैं, अल्कोहल की जो है ना वो ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनते हैं, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, तो वहाँ पे कॉपर के साथ 400 डिग्री सेंटीग्रेड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम कंडीशन यूज करते हैं तो कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसी तरह प्लैटिनम है, अमोनिया की ऑक्सीडेशन अगर की जाए जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर मतलब ऑसवाल्ड मेथड है नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन में, तो वहाँ पे भी आप प्लैटिनम को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं जो कि एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो क्वेश्चन है बेटा इससे रिलेटेड, ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स आर यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, व्हिच रो इज करेक्ट, कहते कौन सी बात करेक्ट है। तो ऊपर लिखा हुआ है ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन द कांटेक्ट प्रोसेस, कि कांटेक्ट प्रोसेस में कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कैटलिस्ट के तौर पर ऐड करता है। जो बेटा दूसरे बॉक्स में लिखा हुआ है ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन द हाइब्रिड प्रोसेस, के हाइब्रिड प्रोसेस में जो कि अमोनिया की प्रिपरेशन में मेथड यूज करते हैं हम, उसमें कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। तो अल्फा ऑप्शन में दोनों में आयरन लिखा हुआ है, आयरन दोनों में एज ए कैटलिस्ट यूज नहीं होता, तो पहली ऑप्शन गलत होगी। बीटा ऑप्शन में कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आयरन है और हाइब्रिड प्रोसेस में प्लैटिनम लिखा हुआ है, ये उलट लिखा हुआ है। प्लैटिनम बेसिकली कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता है। चार्ली ऑप्शन ठीक लिखा हुआ है बेटा, प्लैटिनम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में और आयरन हाइब्रिड प्रोसेस में, ये इसका आंसर है। प्लैटिनम कैटलिस्ट है कॉन्टैक्ट प्रोसेस का, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज करता है, और आयरन जो है वो आयरन पीसीज एज ए कैटलिस्ट यूज होता है अमोनिया की प्रिपरेशन में। चार्ली इसका आंसर है। डेल्टा ऑप्शन में दोनों पे प्लैटिनम लिख दिया, ये गलत हो गया बेटा। जी बेटा जी, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी है कि ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और कॉम्प्लेक्स बनाने के रीजन क्या है। कॉम्प्लेक्स बनाने के बेटा दो रीजंस हैं, हाई चार्ज डेंसिटी और स्मॉल साइज। ये जिस मेटल में भी होगा वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जैसे लिथियम के पेक्युलर बिहेवियर में पढ़ के आते हैं कि वो कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, बेरिलियम कॉम्प्लेक्स बनाता है। लिथियम और बेरिलियम दोनों मेटल्स हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, वो तो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो उनकी रीजन क्या लिखी हुई थी पेक्युलर बिहेवियर की, स्मॉल साइज और हाई चार्ज डेंसिटी। तो कॉम्प्लेक्सेस बनाने की रीजन है स्मॉल साइज और हाई चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सेस है, ये इनकी जो टाइप्स है वो तीन तरह की हमारे पास मौजूद हैं, सिंपल कैटाइंस और कॉम्प्लेक्स एनाइन। के जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जो हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और उसके अंदर ट्रांजिशन मेटल आता है, लिगेंड आता है, और जो है ना वो एक मेटल जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है जो कि आयोनाइजेबल होता है, ये सिंपल मेटल होती है, और ये जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है। तो सिंपल मेटल चूंकि नॉर्मल एलिमेंट है, सिंपल कैटाइन बनता है, और ये चूंकि यहाँ पे एज ए
जो ना कॉम्प्लेक्स डील हो रहा है तो वो एनाइन है, एनाइन कॉम्प्लेक्स, और सिंपल मेटल जो है वो कैटाइन हो गई। दूसरी कैटेगरी है कि कैटाइन जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाए, कॉम्प्लेक्स कैटाइन, और सिंपल एनाइन आ जाए। तीसरी कैटेगरी है कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो जाए, उसमें कोई शुरू में या एंड पे कोई एनाइन या कैटाइन मौजूद ना हो। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। इसमें कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को हमने पहले समझना है। एक तो ट्रांजिशन मेटल है जो कि सेंट्रल मेटल एटम होता है। सेंट्रल मेटल एटम से क्या मुराद है, अगर हम फर्ज करें जी के इसी को बनाते हैं, ये जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है आयरन सेंटर में आ जाता है, जो इसके साथ साइनाइड्स लिखे हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशी होती है जिसको हम लिगेंड्स का नाम देते हैं। तो ये साइनाइड्स बेटा इसके साथ इस तरह से अटैच हो जाते हैं, ये इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से वो इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं। ये इस तरह से कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये आयोनाइजेबल जो है ना वो उसमें वैलेंसी नहीं होती, यानी साइनाइड हमेशा इसके साथ अटैच रहेंगे। इसके साथ हम डॉटेड लाइन से पोटाशियम को शो करते हैं, ये पोटाशियम आ गया बेटा। ये आयोनाइजेबल है, जितने पोटाशियम है वो सारे आयोनाइजेबल हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर होंगे। इसी तरह ये सल्फेट जो है वो आयोनाइजेबल है, तो आयोनाइजेबल को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो शुरू में लिख दिया जाएगा, अगर वो नेगेटिव है तो बाद में लिख दिया जाएगा। तो ये तो पहली कैटेगरी हो गई, यानी ये जो ब्रैकेट बनाई जाती है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाती है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 2 चीजें होंगी, एक तो ट्रांजिशन एलिमेंट यानी मेटल होगी, और दूसरे नंबर पे लिगेंड होगा। तो लिगेंड क्या चीज है, लिगेंड की क्या क्या कैटेगरीज है वो यहाँ पे पहले मैं समझा देता हूं, देन उसको हम उसके एक स्लाइड के जरिए भी समझते हैं। लिगेंड है बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशी, जो चीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है वो लिगेंड कहलाती है। अब लिगेंड 2 तरह की कैटेगरीज हैं, वैसे तो 3 कैटेगरीज होती हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं, नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं। हमारे कोर्स में 2 हैं, एक न्यूट्रल लिगेंड और एक नेगेटिव लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड जो है वो NH3 वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनाइल जिसे बोला जाएगा, ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं बेटा, MDL लिख रहा हूं इनको, मोनोडेंटेट लिगेंड। डेंटेट डेंटल से है, डेंटल दांत को कहते हैं, तो मोनोडेंटेट एक दांत वाला, यानी जो एक इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता हो वो मोनोडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। जो 2 इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता हो वो बाइडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। तो ये जो है जो कि हाइड्राजीन है ये बाइडेंटेट लिगेंड में आ जाता है। नेगेटिव लिगेंड में इसी तरह से फ्लोराइड, क्लोराइड, साइनाइड, हाइड्रोक्साइड, ये सारे जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड है, क्योंकि ये सारे के सारे जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हैं। और ये दोनों जो हैं वो बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं जो कि 2-2 इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हैं, जिनमें कार्बोनेट और ऑक्सलेट जो है वो मैंने लिखे हैं। जो बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं ये चिलेट बनाने की एबिलिटी रखते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड जो है वो चिलेट नहीं बनाते। एक और कॉन्सेप्ट यहीं पे कि जितने मोनोडेंटेट लिगेंड्स लगे होंगे उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ये जैसे यहां पे देखें कि साइनाइड 6 है, आयरन के साथ अटैच है, तो आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कहलाएगा, क्योंकि साइनाइड क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। अमाइन जो NH3 है ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो ये 4 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। कार्बोनाइल मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये जो निकल के साथ अटैच है, 4 हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो इन बातों को हम स्लाइड्स के जरिए भी एक दफा डिस्कस कर लेते हैं। तो बड़ा स्लाइड आपके सामने है, कंपोनेंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये स्लाइड है आपके सामने। टर्म्स सेंट्रल मेटल एटम में आपको बता चुका हूं, लिगेंड भी आपको बता चुका हूं मैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन होती है बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड टू सेंट्रल मेटल एटम, कि सेंट्रल मेटल एटम को कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए गए हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है बेटा। तो वो आपको बता चुका हूं कि जितने मोनोडेंटेट लिगेंड होंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। लेकिन अगर बाइडेंटेट लिगेंड आ जाता है तो बाइडेंटेट लिगेंड की तादाद को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहां पे अगर 4 लिखा हुआ है या 6 लिखा हुआ है, अगर बाइडेंटेट लिगेंड के साथ 4 लिखा होगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, अगर बाइडेंटेट लिगेंड के साथ 2 लिखा होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी जितने लिगेंड की तादाद होगी बाइडेंटेट की उनको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस कॉन्सेप्ट के हवाले से वो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बता चुका हूं, ये जो बड़ी ब्रैकेट है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जिसमें 2 टोटल जो है ना वो चीजें होती हैं, एक ट्रांजिशन मेटल एटम और दूसरा जो है ना वो लिगेंड।
तो यहाँ पे इसको प्रोमिनेंट करके भी दिखाया हुआ है। ये K4FeCN6, इसमें देखें कि जो पूरी ब्रैकेट है उसको कोऑर्डिनेशन सफियर, आयरन ट्रांजिशन मेटल कैटाइन, CN जो है वो लिगेंड, और जो 6 है वो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये सारी चीजें जो इसमें क्लियर हो गई। तो अब इसी से रिलेटेड MCQ देखें, द सेंट्रल एटम और आयन अलॉन्ग विद द लिगेंड इज कॉल्ड, कि सेंट्रल एटम आयन हो या एटम हो जो भी हो, वो लिगेंड के साथ उसको क्या कहते हैं? पहली ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स आयन, दूसरी ऑप्शन है लिगेंड, तीसरी ऑप्शन है कोऑर्डिनेशन सफियर, और चौथी ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो बेटा इसको कोऑर्डिनेशन सफियर कहते हैं, यानी चार्ली ऑप्शन। अच्छा जी, अब बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसकी ज्योमेट्री और इसकी हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा जो ना वो एक ट्रिक सा बनाया हुआ है कि अगर हमारे पास AB4 कैटेगरी है, AB4 कैटेगरी से मुराद है कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ 4 लिगेंड लगे हुए हैं, और अगर उसमें कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो AB4 कैटेगरी में वो फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी उसकी, और उसकी जो शेप है वो टेट्राहेड्रल होगी। जैसे कॉपर के साथ ये साइनाइड है, यहाँ पे साइनाइड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 होती है, 4 से मल्टीप्लाई किया -4, आंसर -3 लाना है, इस पे +1 चार्ज आएगा। तो +1 कॉपर, AB4 कैटेगरी, यानी कॉपर के साथ 4 लिगेंड है तो ये AB4 कैटेगरी बन गई, +1 चार्ज है, sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। लेकिन अगर AB4 कैटेगरी में ही, यानी कॉपर के साथ 4 लिगेंड ही लगे हों, लेकिन कॉपर पे +2 चार्ज आ जाए, फिर ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और DsP2 की जो शेप होती है वो सुकेर प्लेनर होती है, जिसकी बेस्ट एग्जांपल कॉपर के साथ 4 अमाइन है, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, 0 × 4 0, तो कॉपर पे +2 चार्ज आ जाता है। तो ये दो कैटेगरीज आपने याद रखनी है, कॉपर के हवाले से स्पेशल केस आप कह लें ताकि जरा कॉन्सेप्ट याद रहे। अब यहाँ पे मैंने इसी से रिलेटेड जो है वो एक टेबल बनाया हुआ है, उस टेबल को देखें, उसमें हमें काफ़ी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री, कि उसकी जो शेप क्या होगी, तो लीनियर जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, सिल्वर जो है वो ज़्यादातर sp जो ना वो हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है, लीनियर ज्योमेट्री होती है, और इसकी जो एग्जांपल है वो सिल्वर के साथ 2 अमाइन अगर आ जाएं तो ये लीनियर ज्योमेट्री AB2 शेप, इसको मैं कैटेगरी बोलता हूँ। टेट्राहेड्रल है sp3, ये मैंगनीज +2 हालत में, जिंक +2 हालत में, निकल या कॉपर +1 हालत में जो है वो sp3 जो ज्योमेट्री को शो करते हैं, और टेट्राहेड्रल इनकी ज्योमेट्री का जो है ना वो आप कह सकते हैं शेप का नेम होगा। DsP2 जो है वो कॉपर +2 हालत में जब होता है तो DsP2 है, सुकेर प्लेनर, कॉपर के साथ 4 अमाइन, एग्जाम्पल आपको बता चुका हूँ। DsP3 अगर हाइब्रिडाइजेशन हो जाए तो DsP3 का मतलब ये है कि आयरन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये शो करता है, आयरन के साथ 5 जो ना वो अगर लीगेंड आ जाए, ये AB5 कैटेगरी, यानी सेंट्रल एटम के साथ 5 लीगेंड आ जाएं तो ये AB5 DsP3 हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी शेप का नाम होता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ये ट्राइगोनल बायपिरामिडल शेप होती है बेटा। ये नीचे अभी मैं इनकी शेप्स भी आपको दिखाता हूँ। ऑक्टाहेड्रल जो हमारे पास ज्योमेट्री है वो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है, इसमें 6 लिगेंड होंगे, सेंट्रल एटम के साथ 6 लिगेंड होंगे, जैसे यहाँ पे आयरन के साथ 6 लिगेंड जो है वो अटैच है। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन को D2sp3 कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कैटेगरीज इस तरह याद करनी है कि AB2 यानी अगर जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ 2 लिगेंड लगे हैं तो AB2, अगर वो 4 लिगेंड लगे हैं तो AB4, अगर वो 5 लिगेंड लगे हैं तो AB5, अगर वो 6 लिगेंड लगे हैं तो AB6। तो AB6 D2sp3, AB5 DsP3, और AB4 में 2 कैटेगरीज sp3 और DsP2, और AB2 में sp। ये बेटा उनकी ज्योमेट्री आपके सामने देखिए, ज्योमेट्री में MnCl4 ये टेट्राहेड्रल है, कॉपर सुकेर प्लेनर शेप है, आगे आयरन के साथ 5 कार्बोनाइल है, पेंटा कार्बोनाइल है, तो ये ट्राइगोनल बायपिरामिडल है DsP3, और कोबाल्ट के साथ 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं, ये D2sp3 ऑक्टाहेड्रल शेप हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कार्बोनेट इज अ डैश लिगेंड। पहली ऑप्शन है टेट्राडेंटेट, दूसरी ऑप्शन है बाइडेंटेट, तीसरी ऑप्शन है हेक्साडेंटेट, चौथी ऑप्शन है ट्राइडेंटेट। तो बेटा ये है कि बाइडेंटेट लिगेंड है, बीटा ऑप्शन इसका आंसर हो गया। ट्रांजिशन मेटल्स कॉमनली शो विच टाइप ऑफ द ज्योमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन मेटल कौन सी ज्यादातर ज्योमेट्री शो करते हैं, तो बेटा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इनकी मोस्ट कॉमन जो ना वो ज्योमेट्री होती है। तो पहली ऑप्शन सुकेर प्लेनर है, दूसरी ट्राइगोनल बायपिरामिडल है, तीसरी ऑक्टाहेड्रल है, यही बेटा इसका आंसर है, डेल्टा ऑप्शन लीनियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्रोमियम इन K3Cr(C2O4) थ्राइस आर रेस्पेक्टिवली। बेटा हम इसको लिख लेते हैं, लिखने के बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। K3Cr
C2O4 थ्राइस, ये आ गया जी। अब उसने हमसे पूछा है कि इसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताएं और कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताएं। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लूं, देन फिर हम इसकी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बेटा ये K3 है, पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है +1, उसको 3 नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करना है, ये +3 हो गया तो इस पे -3 आ गया। अब क्रोमियम और को ये जो ऑक्सलेट है, इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट का आंसर -3 लाना है। ऑक्सलेट की ऑक्सीडेशन स्टेट इधर लिखी हुई है -2 है, तो ये -2 आया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लिगेंड्स, 3 से मल्टीप्लाई किया -6 हो गया। अब आंसर -3 लाना है, इस पे अगर +3 चार्ज आएगा तो इसका आंसर -3 आएगा, यानी यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमने कैलकुलेट करके लिखनी है कि इन दोनों का आंसर ये आना चाहिए। अब यहां पे ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, मैंने भी बताया था कि बाइडेंटेट लिगेंड में कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आप जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसके नंबर को, यानी जितने नंबर ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं उनको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास बना 3, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 6, और क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई है वो +3 है, तो 6 और +3 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर भी कह सकते हैं जी। बेटा जो क्रोमियम की हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो +3 है, और जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है वो तो 6 ही होता है, वो नेगेटिव होता ही नहीं, +6 ही आप उसे कंसिडर करेंगे। तो अब पहले नंबर पे कोऑर्डिनेशन नंबर है जो कि 6 है, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में लिखा है, चार्ली ऑप्शन में, देन +3 उसके साथ उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो फिर अल्फा ऑप्शन है 4 and +2, बीटा ऑप्शन है 3 and +3, चार्ली ऑप्शन है 6 and +3, डेल्टा ऑप्शन है 3 and 0, तो इसका आंसर हुआ चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ डैश टेकिंग प्लेस इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। कहते हैं ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्सेस की किस चीज पे डिपेंड करती है, तो बेटा वो हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है। हाइब्रिडाइजेशन जिस तरह की होगी, जैसे अगर sp3 है, AB4 कैटेगरी है लेकिन sp3 है तो टेट्राहेड्रल, AB4 कैटेगरी है लेकिन dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर। तो फिर पहली ऑप्शन है प्रोटोनेशन, उस पर तो डिपेंड नहीं करती। दूसरी ऑप्शन है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, यही बेटा इसका आंसर है। चार्ली ऑप्शन है डी प्रोटोनेटिंग, ये गलत हो गया। डेल्टा ऑप्शन डिसोसिएशन है, ये भी इसका आंसर नहीं है, तो बीटा ऑप्शन बेटा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ द कॉपर के साथ 4 साइनाइड है, जो उसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर -3 चार्ज है, तो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द कॉपर आयन इज। तो सबसे पहले तो बेटा आपने ये देखना है कि कॉपर पे चार्ज क्या आता है। मैं इसको कैलकुलेट कर चुका हूं, ये कॉपर साइनाइड के साथ जब आ रहा है तो +1 चार्ज इस पे आ रहा है। जब कॉपर +1 होता है तो फिर उसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो तो 0 होते हैं, क्योंकि कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हम पहले पढ़ चुके हैं कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में D0, D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉपर +1 अगर +1 होगा तो यहाँ से D4s के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, D फुली फिल्ड होगा, यानी इसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, तो वो तो 0 आ गया जी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 0 आ गए। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 दो जगह पे लिखा हुआ है, एक चार्ली ऑप्शन में, एक डेल्टा ऑप्शन में। अल्फा और बीटा में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक लिखा हुआ है, तो ये तो अल्फा बीटा इसका आंसर नहीं हो सकता, यानी हमारा आंसर चार्ली या डेल्टा में से है। अब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर कॉपर +1 है, मैंने आपको ट्रिक बताया था, अगर कॉपर +1 है और AB4 कैटेगरी में है तो sp3, तो sp3 और 0 ये दो ट्रिक्स हैं, तो इस हवाले से आंसर हमारा चार्ली ऑप्शन, sp3 आगे +1 उसका चार्ज और 0 उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो चार्ली इसका आंसर है बेटा जी। बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो आइसोमरिज्म है, तो हम इसको स्लाइड्स की मदद से समझते हैं और इसकी जितनी भी टाइप्स उनकी डेफिनेशन भी आपके सामने मैंने स्लाइड्स की शक्ल में बनाई हुई हैं। तो आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स हैं, दो मेजर कैटेगरीज जैसे ऑर्गेनिक में होती हैं, दो मेजर कैटेगरीज है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है और स्टीरियो आइसोमरिज्म है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में बेटा आपके सामने स्लाइड में नजर आ रहा है 4 टाइप्स हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म है, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म है, लिंकेज आइसोमरिज्म है, सॉल्वेंट आइसोमरिज्म है। मैं भी इन सब की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स आपको बताऊंगा। स्टीरियो आइसोमरिज्म में 2 टाइप्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को देखते हैं। उसकी जो पहली जो टाइप हमारे पास है वो है कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म से मुराद है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, दो डिफरेंट हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस हो जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म वो है जिसमें दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हों लेकिन उनके लिगेंड्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएं। जैसे आपके सामने
देखें एग्जाम्पल में कोबाल्ट के साथ 6 अमाइंस हैं और क्रोमियम के साथ 6 साइनाइड हैं। अगर हम इनको एक्सचेंज कर दें, यानी कोबाल्ट के साथ साइनाइड लगा दें और क्रोमियम के साथ अमाइंस लगा दें, तो ये एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहलाएंगे, यानी इनमें लिगेंड्स एक्सचेंज हो जाते हैं, तो दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। नेक्स्ट जो टाइप है वो है आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म में क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगेंड्स हैं वो जो ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर आ जाए। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड्स आते हैं वो आयोनाइजेबल नहीं होते, लेकिन जो बाहर होते हैं वो आयोनाइज हो सकते हैं। तो पहले केस में एग्जांपल में देखें कि कोबाल्ट के साथ 2 क्लोरीन है, 4 अमाइन है और बाहर नाइट जो ना वो NO2 है। नेक्स्ट केस में NO2 जो है वो लिगेंड के अंदर और क्लोरीन जो है वो लिगेंड जो था वो एक आयोनाइजेबल आयन बन के लिगेंड उसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर। तो हम इसमें ये कहेंगे कि वो जो हमारे पास बाहर आयोनाइजेबल सूरत में नेगेटिव आयन था वो खुद एक पोटेंशियल लिगेंड होता है, तो वो लिगेंड के तौर पे ऐड कर सकता है। तो अगर वो उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ जाएगा फिर हम इसको आयोनाइजेशन आइसोमर का नाम देंगे और फिनोमेना का नाम आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म होगा। थर्ड टाइप है लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज आइसोमरिज्म में जो लिगेंड के जुड़ने की आप कह सकते हैं जो एटम है वो चेंज हो जाता है। जैसे NO2 है तो NO2 में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है जो जाके अटैक करता है लिगेंड को, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो ये नाइट्रो होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो जाके इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो फिर ये नाइट्रीटो कहलाता है। तो इसका मतलब है कि वो लिंक करने का जो एटम है वो डिफरेंट हो जाता है, यानी लिगेंड में नाइट्रोजन है तो वो नाइट्रो, और अगर लिगेंड में ऑक्सीजन आ गया है NO2 ही लेकिन ऑक्सीजन जाके इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है तो फिर ये नाइट्रीटो हो जाता है। तो फिर ये एक दूसरे के लिंकेज आइसोमरिज्म कहलाते हैं। एग्जांपल आपके सामने है, एक में NO2 जो है वो कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और एक में ONO लिखा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये नाइट्रीटो जो है वो इसका नेम बन जाता है। फोर्थ टाइप है बेटा सॉल्वेट आइसोमरिज्म। सॉल्वेट आइसोमरिज्म तो मुराद ये है कि जो सॉल्वेंट है वो लिगेंड के तौर पे ऐड करना शुरू कर दे। तो पहले केस में देखें आप, क्रोमियम के साथ 6 वाटर हैं, 3 क्लोरीन जो कि आयोनाइजेबल है। उसके साथ दूसरी एग्जांपल में वाटर जो है वो एक आयोनाइजेबल यानी वो सॉल्वेंट के तौर पे जो है ना वो ऐड करना शुरू कर देता है, तो ये सॉल्वेट जो है वो आइसोमरिज्म कहलाता है। नेक्स्ट टाइप जो है वो बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म की बेसिकली टाइप्स हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में आप जानते हैं ऑर्गेनिक में सिस और ट्रांस होते हैं। तो सिस और ट्रांस में हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले। तो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले हम डिस्कस करेंगे। उसमें स्क्वायर प्लेनर जो है वो कैटेगरी जो है वो सिस ट्रांस को फॉलो करती है, बाकी जो टेट्राहेड्रल है वो सिस ट्रांस को फॉलो नहीं करती। तो इसमें एग्जाम्पल में आप ज्योमेट्री देखें आपके सामने है, स्क्वायर प्लेनर में सेंटर में M फॉर सेंट्रल मेटल एटम और उसके साथ 4 लिगेंड लगे हुए हैं 1 2 3 4। इसमें जो कंसेक्टिव नंबर्स हैं 1 2 2 3 3 4 1 4 ये सारे कंसेक्टिव नंबर्स हैं, ये सारे सिस कहलाएंगे। और जो ऑपोजिट नंबर होंगे जैसे 1 3 2 4 ये ट्रांस कहलाएंगे। तो ये अगर एग्जाम्पल अगर इनकी देखी जाए तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो है उसने A और B के हवाले से समझाई हुई है कि A सेंट्रल जो M है वो सेंट्रल मेटल एटम हो गई, A2 और B2 यानी 2 सेम लिगेंड और 2 सेम लिगेंड, लेकिन A और B आपस में डिफरेंट है। तो एग्जांपल के तौर पे 2 क्लोरीन है, 2 अमाइंस हैं। एग्जांपल आप देख सकते हैं प्लैटिनम सेंट्रल मेटल एटम है, उसके साथ 2 क्लोरीन है। अब ये दोनों क्लोरीन चूंकि कंसेक्टिव है, दोनों अमाइंस भी कंसेक्टिव है तो ये सिस है। लेकिन अगर ये क्लोरीन एक दूसरे के आमने सामने आ जाए, अमाइंस एक दूसरे के आमने सामने आ जाए, फिर ये ट्रांस आइसोमर जो है वो कहलाता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाए तो फिर उसमें हम उसको सिस ट्रांस किस तरह से शो करेंगे। तो बेटा डायग्राम आपके सामने है, मेटल M सेंटर में है और उसके साथ 6 लिगेंड लगे हुए हैं, उनको हमने तरतीब दे दिया 1 2 3 4 5 6। ये देखिएगा इसकी नंबरिंग हम दोबारा से एक दफा यहां पे बना लेते हैं कि ये M है, ये जैसे स्क्वायर बनता है, इसमें ये जो आएगा नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो अब हमारे पास ये नंबरिंग आ गई। इस नंबरिंग में अब आपने याद करना है कि सिस कौन से हैं। जो कंसेक्टिव नंबर्स हैं वो सारे सिस हैं, 1 2, फिर इसी तरह 1 3, फिर 2 3, 3 4, 4 5, सारे कंसेक्टिव नंबर जो है वो सिस होंगे। अगर यहाँ पे 2 सेम लिगेंड आ जाएंगे तो ये सिस होगा, और अगर यहाँ पे वो अगर ऑपोजिट आ जाता है जैसे 1 4 2 5 3 6,
यानी ये 1-4 वाला ट्रांस है, 3-6 वाला ट्रांस है, 2-5 वाला ट्रांस है। तो अगर आप ट्रांस वाले नंबर याद कर लें तो एक कैटेगरी याद हो जो दूसरी ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। यानी आप उसमें ये देख लेंगे कि ट्रांस तो नहीं है, अगर वो ट्रांस है तो फिर वो सीज नहीं होगा। अगर वो ट्रांस की कैटेगरी को फॉलो नहीं करता, जैसे अगर वो 1-4 पे सेम लिगेंड्स आ जाए तो वो ट्रांस है, 2-5 पे सेम लिगेंड आ जाए या 3-6 पे सेम लिगेंड आ जाए तो ये ट्रांस होगा, अगर अदरवाइज होगा तो वो सीज हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखें आप, कोबाल्ट के साथ जो है वो 4 अमाइंस हैं, 2 क्लोरीन है। अब 2 क्लोरीन जो है वो 1-2 पोजीशन पे है और दूसरे एग्जाम्पल में क्लोरीन 1-4 पोजीशन पे। तो 1-4 पे जब आएंगे वो ट्रांस होगा, 1-2 पे जब आएगा तो सीज हो जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में 2 तरह की कैटेगरी होती है, डेक्स्ट्रो और लीवो। अगर आप किसी कंपाउंड पर जो है वो जो हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है वो अगर फॉल करवाते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट को अगर लाइट राइट साइड पे रोटेट कर देती है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट को कोई कंपाउंड लेफ्ट साइड पे रोटेट कर देता है तो वो लीवो रोटेटरी कहलाता है। ये था बेटा इसका आइसोमेरिज्म। अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्री इज नॉट पॉसिबल इन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इन द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म किस ज्योमेट्री में पॉसिबल नहीं है। अल्फा ऑप्शन है स्क्वायर प्लेनर ओनली, ये तो ठीक है, इसमें तो पॉसिबल होता है। बीटा ऑप्शन है टेट्राहेड्रल, उसमें पॉसिबल नहीं होता। चार्ली ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और डेल्टा ऑप्शन है नीदर ए नॉर बी। तो बीटा इसका आंसर है, टेट्राहेड्रल में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। जो बेटा लास्ट क्वेश्चन है, इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री विच ऑफ द फॉलोइंग सिस पोजीशन इज पॉसिबल रिलेटिव टू ईच अदर। कहते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कौन सी जो है ना वो सिस पोजीशन पॉसिबल हो सकती है। 1-4 ये तो ट्रांस होती है, बीटा ऑप्शन है 2-5 ये भी बेटा ट्रांस होती है, ये आपके सामने है 2-5, 3-6, 1-4 ये सारी ट्रांस है। 3-6 है ट्रांस है, यानी 1-4, 2-5, 3-6 ये सारी ट्रांस है। तो 1-2 पॉसिबल, डेल्टा ऑप्शन यही बचती है और यही बेटा इसका आंसर है। ये था बेटा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज।